अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं जी कि अच्छा पड़ोसी भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कम से कम इस मामले में भारत के मामले में पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा पड़ोसी हमें ना मिल सका, क्योंकि कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा मौका कि जब एक अच्छी आस उम्मीद की तवक्का हो, भारत उसको ज़ाया करता है, उसको सबूताज करता है। मैं बात कर रहा हूँ आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की, SCO भारत में ये इजलास हुआ। वज़राए ख़ारजा जो हैं इस मेंबर ममालिक के, उनका ये इजलास था और 2014 के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तान से इतना हाई लेवल डेलीगेशन जो है वहाँ पर गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर गए और पाकिस्तान, भारत, चीन और रूस समेत 8 ममालिक है जिनकी ये तंजीम है और इसका प्लेटफॉर्म जो है इन मेंबर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के हवाले से बात किया जाता है और ख़ित्ते को दरपेश जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाती है। इसमें जो है अगर बायलैटरल के हवाले से बात करें तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं, यानी समझ लें कि किसी दो ममालिक के दरमियान जो बाहमी तनाज़े वगैरह हैं वो इस फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं होते। लेकिन आज हमने देखा कि एक बहुत बैलेंस्ड वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था अपने सिक्योरिटी के हवाले से। पाकिस्तान जिस तरीके से मुतासिर हुआ सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दो टोक मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से है उसका भी इयादा किया। लेटर ऑन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं उन्होंने इस पूरे इस फोरम को सबोटाज कर दिया। इस पूरी कोशिश के ऊपर जो है, इस काविश के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया और कहा यह जा रहा है कि भारत में इस वक्त कर्नाटका में जो है वो इलेक्शन है। 224 सीटें इस वक्त वहाँ पे मोदी सरकार को जीतनी है और हमेशा से एक पाकिस्तान मुखालिफ, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव जो है वो वहाँ पर इलेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज भी ऐसा ही कुछ देखने में आया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मुनीस जहांगीर सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार, इस वक्त गोवा में मौजूद हैं और लाइव उन्होंने वहाँ पे इस पूरे इवेंट की जाके कवरेज की। बहुत शुक्रिया मुनीस आपके वक्त का। कर्नल असद महमूद, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सिफारतकार, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुनीस, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। इस इजलास में, इस फोरम में जाने से पहले और वहाँ कल तक, बल्कि आज शाम तक, एक जो परसेप्शन था कि चीज़ें बेहतर हैं और शायद आगे चल के और अच्छी हो सकती हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सहाफ़ियों से जो सवाल के जवाबात दिए तो वो चारों तरफ से बौछार हुई और वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को लेकर ही थी और उसमें एक बार फिर उन्होंने हर्जा सराई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। किस तरह से देखा उनकी इस पूरी प्रेशर को और किस मूड में दिखाई दिए? देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो थे वो बड़े कॉम्बैटिव मूड में थे। अगर मैं कहूँ, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान के ऊपर किए और जो पहले दो सवाल मेरे सवाल से पहले हुए वो भी पाकिस्तान से मुंसलिक थे। फिर जब मेरे ऊपर सवाल आया तो उनको मालूम था कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और उन्होंने मेरे से ये सवाल लिया तो वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि वो पाकिस्तान के सवालात का जवाब दे और उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि आप आर्टिकल 370 को तो भूल जाएं, आप अब ये हमें बताएं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया है उसका आप क्या करेंगे, यहाँ तक बात कर दी। और फिर ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है वो फॉरेक्स रिजर्व्स की तरह, उनके फॉरेस्ट रिजर्व्स की तरह डिप्लीट होती चली जा रही है। तो एक बड़े कम्बैटिव और जारहाना मूड में नजर आए। तो जब मैंने वहाँ के भारतीय सहाफ़ियों से पूछा कि क्या वजह थी इसकी, तो उन्होंने ये बताया कि अगले हफ्ते कर्नाटका के इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो सरकार है हारने जा रही है। तो वो एक तरीके से अपने आप की एक स्ट्रेंथ जो है वो दिखाना चाह रहे थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अभी भी जो है ताकतवर हैं। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में जो वज़ीर आज़म मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और उनको बुचर और गुजरात कहा, तो वो अब तक इनके दिल में है और वो शायद अपने बॉस को ये भी दिखाना चाह रहे थे कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वापस जवाब दे सकते हैं। तीसरा एक और जो इशू सामने आया वो यही था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने दो चैनल्स को, इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिया, एक BBC को दिया और फिर सिर्फ जो ट्रैवलिंग सहाफ़ी थे जिसके अंदर मैं भी थी
ان کو انٹرویو دے کے وہ چلے گئے, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی نہیں, اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جب تک ہندوستان اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن پہ نہیں آتا کشمیر کے حوالے سے, تب تک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ نارملائز نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ جو ہے جے شنکر صاحب سن چکے تھے, اور اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کچھ کہا. مگر اہم بات یہ ہے کہ جس جارحانہ موڈ میں وہ تھے, کافی وہاں پہ جو بھارتی صحافی تھے انہوں نے کہا کہ اٹ واز آؤٹ آف دی آرڈنری, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا, سبھی ایک طریقے سے دنگ کے دنگ رہ گئے کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, یہ کتنا اننیسیسری تھا. بہرحال انہوں نے ایک ہی سوال لیا, وہ بھی میرے سے لیا, اور اس کے بعد جو فالو اپ کوسچنز, ایک اور پاکستانی صحافی بھی بیٹھی نہیں تھی, انہوں نے جب اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے وہ سوال نہیں لیا, اس لیے چونکہ وہ شاید فالو اپ کوسچنز نہیں چاہتے تھے. مگر آج کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر نہ کہ صرف انہوں پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا, مگر چائنا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا, اور انہوں نے کہا کہ جب تک چائنا جو ہے اپنے ٹروپس آسام لداخ سے وڈرا نہیں کرتا, تب تک چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جو ہے نارملائز نہیں ہو سکتی. سی پیک بڑا کھٹک رہا ہے انہیں بھائی, سی پیک انڈیا پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک بڑا کھٹک رہا ہے ابھی تک. دیکھیے اس وقت جو ایس سی او کی میزبانی تو ہندوستان کر رہا ہے, مگر اس کو لیڈ تو چائنا ہی کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں چائنا اور ہندوستان کے درمیان تو ٹریڈ جو ہے وہ $130 بلین سے زیادہ ہے, بہت بڑا حجم ہے اس ٹریڈ کا. تو ان کی آپس میں skirmishes تو ہوتی ہیں, مگر تجارتی تعلقات کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اسی لیے اگر موقع ملتا تو میں ان سے یہ ضرور پوچھتی کہ پاکستان اور ہندوستان کے سفارتی تعلقات کیوں نہیں نارملائز ہو سکتے جب چائنا اور انڈیا کے ہو سکتے ہیں. مگر وہ موقع ملا ہی نہیں. انہوں نے پہلے ہی جو ہے سفارتی تعلقات کے حوالے سے جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب انڈیا کا روڈ میپ کیا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے بڑا قدم اٹھایا, اب آپ کا کیا پلان ہے, کیا آپ سفارتی تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر اس لیے آئے چونکہ ایس سی او کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی, جو ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, یہ بائی لیٹرل عوامی تعلقات کا فورم نہیں ہے, اور اسی لیے ہم ان کا اس طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں جہاں تک بائی لیٹرل کا تعلق ہے. اور انہوں نے بار بار جو بلاول بھٹو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جہاں انہوں نے کہا لیٹس ناٹ گیٹ کاٹ اپ with terrorists, with appointing terrorists for diplomatic point scoring. جہاں انہوں نے یہ بات کہی تو اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں, مگر اگر ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں, لفظ استعمال کیا, جو پرپیٹریٹرز ہیں دہشت گردی کے, ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے, ہم تو وکٹمز ہیں اور آپ کی ہپوکریسی ہمیں پسند نہیں. تو جو انہوں نے آج لینگویج استعمال کی ہے وہ پہلے دیکھنے کو واقعی میں نہیں ملی. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بھارتی صحافی جو سینئر صحافی ہیں وہاں پہ کس طرح کا رد عمل ہے؟ اگر میڈیا کی بات کریں وہ تو گودی میڈیا ہے, وہ اس کو چھوڑیں, لیکن وہاں پہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے رہے ہیں, بی جے پی سرکار کے, مودی سرکار کے اس آج کے مارکے کو؟ جی ان کی میری بعد میں بات ہوئی, جو بھارتی صحافی ہیں وہاں پہ کافی سینئر صحافی راجیو سردیسائی جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کیا, پھر سہاسنی حیدر صاحبہ انہوں نے بھی کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرویو. اور زیادہ تر کنسنسس یہی تھا کہ جو کرناٹکا کا الیکشن ہے اور خاص طور پہ جو اگلے سال الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے لے کے جے شنکر صاحب نے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہیں. اور دوسری طرف کہ ان کو اس بات کا غصہ بھی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ آئے, انہوں نے گنے چنے صحافیوں کو جو ہندوستان سے تھے ان کو انٹرویو دیا, پاکستانی صحافیوں کو انٹرویو دیا, مگر ایک اوپن پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کی. دوسری طرف یہاں پہ اگر آپ نیشنلزم کی بات کریں, دیکھیں ہم ہندوستان کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں مگر اس طرح کا ماحول ہم نے پہلے نہیں دیکھا, ایک جنگوسٹک نیشنلزم کو لے کے. تو ادھر اب عادت سی ہو گئی ہے مودی سرکار کو کہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کرتا. جہاں تک ان کا میڈیا ہے, اگر آپ بڑے سے بڑے میڈیا چینلز کو دیکھیں جس طرح کہ این ڈی ٹی وی, ان کو بھی اڈانی نے خرید لیا ہے, تو ان کو اس بات پہ چیلنج کرنا, ان کی نیشنلزم کو چیلنج کرنا, یہ ان کی برداشت سے باہر. منیزے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس وقت.
डॉक्टर जमील साहब आपकी तरफ आता हूं। आज के इस पूरे मार्के में स्पेशली जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा हैं, आप ये बताइए कि होस्ट कर रहा था भारत और इस तरह के उनके इस जेस्चर से, और ये कहीं से भी ये बायलैटरल यहाँ पे एग्रीमेंट्स नहीं थे, बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं करना था, तो सिफारती आदाब जो है उनको कितना जिक पहुँचाई है, किस बुरी तरीके से रोंदा गया, और क्या मुस्तकबिल करीब में आप फिर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से हालात बेहतर होंगे भारत के? नहीं, अभी तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन है भारत में, और भारत में हमेशा पाकिस्तान बैशिंग पर ही वोट मोदी सरकार जो है वो कोशिश करती है हासिल करने के लिए। इसलिए इस मामले में इस वक्त तो ये गर्मा गर्मी जारी रहती नजर आती है। लेकिन हम इस वक्त इस तमाम गुफ्तगू को गालिबन डिस्कस कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तनाजुर में। तो पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जयशंकर ने क्या कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, इसका थोड़ा सा अहाता कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस ब्रीफ में जयशंकर ने क्या कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, तो उसका अलग-अलग तज्जिया किया जा सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल रिलेशन मिनिस्टर ने जो बातें की वो उसी दायरे में रहते हुए उस दायरे से निकल, आपकी आवाज थोड़ी सी वरना उसी दायरे में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर है उसके दायरे में बगैर पाकिस्तान या किसी और मुल्क का नाम दिए हुए वो इस चीज को करते रहे। शंकर region and it must be stopped in all forms and manifestation। ये टेररिज्म का वो राग अलापते रहे, तो 5-6 मरतबा उन्होंने टेररिज्म का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है, टेररिज्म के खिलाफ मुहिम वो SCO का एक है और मैंडेट है। तो लिहाजा और फिर उन्होंने अफगानिस्तान का जमील साहब आया पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का, इसलिए कि ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जमील साहब थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। डिस्प्यूट है वो उन ममालिक आपस में। असद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आज के इस प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से यूज़ किया गया भारत की तरफ से और सबोटाज करने की कोशिश की गई, क्या, क्योंकि हम तो ये दुआ कर रहे थे कि दोनों पड़ोसियों के ममालिक, दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों और दोनों के दरमियान जो है ये एक टेंशन ज़्यादा माहौल जो है इससे निकले, दोनों तरफ की आवाम जो है वो अमन चाहती है, क्या कहेंगे कर्नल साहब? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सुल्तान, थैंक यू वेरी मच। आप तो जिसको कहते हैं ना कि हम दुआएं करते रहेंगे जी कि ये हो जाए वो हो जाए, और वो तो आप समझते हैं कि पिछले आलमोस्ट को 20-21 सालों से जिस तरह की दहशत गर्दी इंडिया ने की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, 80,000 से ज़्यादा हमारी जानें चलेगी। इसके बाद इसमें तो शुकूक व शुबहात की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इंडिया के अंदर एक कट्टर ज़ायनिस्ट जिसको कहते हैं ना, एक हिंदू रजीम है जो कि पिछले 9 सालों से 10 सालों से आप देख रहे हैं, और उनका एक ही एजेंडा है कि एक तो मज़हब को इस्तेमाल करो, मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल करो, और जो लोग भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको बिल्कुल हिंदू मज़हब के रंग के अंदर रंग जाना चाहिए। और उसी के साथ फिर ये आप कहते हैं कि नेचुरली वो प्रोपेगेशन की बात करते हैं आप, उनका कोई नैरेटिव जिस तरह का है कि जी हाँ हर चीज़ के अंदर आप पाकिस्तान एनिमिटी की बात करें, पाकिस्तान के साथ ओवरऑल टेररिज्म को आप कहें कि जोड़ने की कोशिश करें। एक जनरली तो सवाल किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अंदर 80,000 शहादतें हुई हैं तो इन कंपैरिजन एक्चुअली कितनी लोग हैं जो वहाँ के इंडिया के अंदर मारे गए हैं, तो मेरा ख्याल एक तो बड़ा क्लियर है। ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि विद इन, जिस तरीके से जमील साहब बात कर रहे थे, यस विद इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ SCO जो ओके इन हाउस जिस तरह की उनकी मीटिंग ये जो सारा कुछ था वो तो बिल्कुल उसी के अंदर था, उसी एम्बिएट के अंदर मौजूद था जो डिस्कशन हुई है। नेचुरली जब इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की आप ये बात करते हैं, देखें हम बिलावल भुट्टो को किसी तरह का कोई हम मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही वॉज सर्टनली सेंट बाय ओके दी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से, और उन्होंने जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिला फ़ाइन पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक
जैसे इससे पहले उजागर होता है उसी तरीके से एक लिहाज से उन्होंने किया। हाँ, स्टिल आई बिलीव कि उनको शायद ही आई फील कि उनको शायद ज़्यादा और फोर्सफुल होना चाहिए था, बट एवर फोरम वाज अवेलेबल, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग की बात होती है, सहाफ़ियों से मुलाकात की बात होती है, और इवन इंडिया टीवी पे जाते हैं, 1-2 चैनल्स पे उनका जाना हुआ है। लेकिन अगर उससे हट के देखा जाए, कभी नॉर्मली कहते हैं ना, एक तो आपने पड़ोसी की बात की ना, कभी आप फील करते हैं कि नहीं, अभी तो आप वुड से कि आज के दिन में जो जयशंकर की एक्चुअली जो प्रेस ब्रीफिंग थी ना, वो आप कह सकते हैं कि एक इंडिया की जो दुश्मनी है पाकिस्तान के, उसको उन्होंने एक नई जहत, एक नया रंग दे दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है मुझे इस चीज़ के अंदर। और मैं कभी फील करता हूँ कि हाँ, आपका जो दुश्मन हो ना, तो आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरी दुश्मनी तो है, लेकिन एक आला ज़र्फ़ दुश्मन आपके पास है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ऐसा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत छोटे दिल के लोग हैं, बहुत छोटे दिमाग की वहाँ की लीडरशिप है, और ये बहुत कम ज़र्फ़ मैं समझता हूँ कि ये दुश्मन है आपका, जिसके साथ आपका एक लिहाज से पाला पड़ा हुआ है। सो व्हाट डज़ दैट इम्प्लाई? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कम ज़र्फ़ दुश्मन की तरफ ना देखने की ज़रूरत है, ना जाने की ज़रूरत है, ना किसी डायलॉग की ज़रूरत है। टिल सच टाइम अगस्त 19 के जो इक़दामात हैं वो वापस लेते हैं, टेररिज्म को वो ख़त्म करते हैं, और मेरा ख्याल है हमारी अब जो बेस लाइन एक्चुअली देखा जाए, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया, कि जो कुछ वो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कर रहा है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके, वट एवर फोरम इज़ अवेलेबल टू पाकिस्तान, एवरीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको सारी चीज़ों को सामने लेकर आना चाहिए कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज। अब आज के इस मौके के बाद पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसके तकाजे क्या होंगे, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर जमील साहब, ये बताइएगा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत में जाकर पाकिस्तान का केस, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों का केस, पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दी से मुतासिर है, ये स्पेशली उन्होंने, क्योंकि वहाँ मीडिया पे कलभूषण के हवाले से भी बात की, तो पाकिस्तान से कितनी बेहतर नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का केस कितनी बेहतरी अंदाज से प्लीड किया है वहाँ पर। बड़े माकूल और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में पेश किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का केस, खास तौर पे SCO के जो प्लेटफॉर्म पर और मल्टीलैटरल फोरम में उसमें जो बातें की हैं, और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि बायलैटरल वहाँ गुफ्तगू नहीं की जा सकती है मामला पे सिक्योरिटी, इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने ये कहा कि इलीगल मेजर्स जो लिए गए हैं मुल्कों के तरफ से, यानी इंडिया की तरफ उनका इशारा था, वो दैट इज, अगर वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ के और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के, तो उसको काउंटर किया जाए दुनिया की तरफ से और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और फिर उन्होंने खूबसूरत बात की जो शंघाई कोऑपरेशन उसके प्लेटफॉर्म से की उन्होंने, कि वेपनाइजेशन ऑफ टेररिज्म, जिसका कि बाद में सबूत दे दिया ये शंकर ने, कि वेपनाइजेशन एज अ डिप्लोमेटिक टूल, उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए, और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसको टेररिज्म को इस्तेमाल करके करना उस मामले में छोड़ दिया जाए, जो कि बाद में जब ब्रीफिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल प्रोसीडिंग के बाद जब हुई, उसमें उन्होंने यही किया जयशंकर ने। और ये उम्मीद भी की जा सकती थी, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और बीजेपी का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपने इलेक्शन में पाकिस्तान बैशिंग पर अपने वोट हासिल करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें उनको ये उनका कहना एक डिप्लोमेटिक आदाब की खिलाफ वर्जी अपनी जगह पर, कितने बड़े प्लेटफॉर्म के फौरन बाद ब्रीफिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जिक्र किया है। और उससे हटकर उन्होंने जब कनेक्टिविटी की बात आई है, आर्टिकल 3 इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर का है, जिसके तहत कनेक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, गुड्स की रसदगाहें, उसके लिए तमाम मुमालिक को आपस में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करना चाहिए। जब उसका जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उसमें वो उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। उनका मकसद जो इससे पहले कहता रहा है इंडिया कि गिलगित बल्तिस्तान से ये सड़क गुजर रही है, जो कि वो इंडिया क्लेम करता है कि वो उस पे एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने, यानी कि जयशंकर ने
वो फॉर्मल प्लेटफॉर्म, ठीक। लेकिन वो खुल के सामने आए बीजेपी के माइंड सेट के मुताबिक, हिंदुवाता के माइंड सेट के मुताबिक। और बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि इंडिया का हर मुसलमान दहशतगर्द और पाकिस्तान का हर मुसलमान बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी इनको दहशतगर्द नजर आता है, और इसीलिए वो बिलावल भुट्टो जरदारी को फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को कहते हैं, कोई स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिस्ट इंडस्ट्री। तो ये चीजें जो हैं वो बड़े भोंडे अंदाज में पेश की गई। अब मौजूदा हालात में असद महमूद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सिफारतकारी टुवर्ड्स इंडिया क्या तकाजा है हमारी सफारतकारी का, और फिर दूसरा ये कि क्या जो एक आलूदा किया पूरे माहौल को बीजेपी ने, और हिंदुत्व का प्रचार है, एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम, वहाँ पे वो बयानियाँ लेकर चलते हैं, उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या भारत में कोई सीरियस स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इसकी नफ़ी करते हों और चाहते हों कि दोनों मुल्क की और आवाम जो है वो पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो अमन के ऊपर मबनी हो? इनसे हटके भी क्या वहाँ उनको रेजिस्टेंस का सामना है कि नहीं है? मैं इमरान साहब इसको 2-3 चीज़ों में कवर करूंगा। इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है ना, आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप जो है वो इस वक्त बीजेपी की, हिंदुत्व की, और एक जो शैतानी ट्राइका मैं अक्सर कहता हूँ 3 लोग हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल है, और उनका इंटीरियर मिनिस्टर है। सारा इंडिया बेसिकली अमित शाह, ये इनके इर्द गिर्द एक लिहाज से घूमता है। वट एवर दे से, वट एवर दे प्लान, एवरीथिंग इज़ गोइंग लाइक दैट। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताऊं, ये अगेन इंडिया की सियासत की या सियासतदानों की छोटेपन होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर ये सियासत करते हैं। अब जनरली देखा जाए, पाकिस्तान 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, रकबे में 4 गुना आपसे बड़ा, आबादी आपकी 24 करोड़, इंडिया इज़ मोर देन 1 बिलियन एंड 45 करोड़ की बात करें, और अपने लेवल से नीचे गिर के ये छोटी छोटी बातें करते हैं। दैट इंडिकेट्स कि इनका माइंड सेट क्या है। ये छोटे लोग हैं, छोटे दुश्मन हैं, और आप इनको कमज़र्फ दुश्मन से आप तशबीह दे सकते हैं। वेयर एज ऑन अदर हैंड मैं कहूँ, हमारे जिस तरह की भी डिप्लोमेसी है, बिलावल भुट्टो ने अपने आप को बड़ा बेहतर, बड़ा पॉजिटिव तरीके से एक लिहाज से कैरी किया। बट आप ये देखें कि वहाँ की इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, और फिर वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बिल्कुल एक साथ चलते हैं, एक लड़ी के अंदर परोए हुए साथ इनको आप देखते हैं। और उन्होंने बिलावल भुट्टो के आने से काफ़ी दिन पहले ही एक, जिसको कहते हैं ना, एक मजमूम प्रोपेगेंडा आप शुरू कर दिया था उन्होंने। भाई एक तो उनको भी ये तकलीफ़ थी, बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा, बिल्कुल ठीक कहा था। बुचर ऑफ गुजरात भी छोटा लफ्ज़ है, नरेंद्र मोदी तो शायद उससे भी गया गुजरा आदमी है। मैं इमरान साहब से आप अर्ज़ करूँ, और वही सारी सिचुएशन आपने इस सारे माहौल के अंदर देखी। और जो रही सही कसर थी ना, अब मैं जयशंकर की बात करता हूँ। नॉर्मली आई यूज़ टू से कि भाई इस शख्स ने आलमोस्ट को 38-40 साल जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर सर्विस की है, 4 साल हो गए हैं ये, ही इज़ दी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, एंड व्हेन एवर ही स्पीक्स, यस, बड़े बेहतर तरीके से मैंने इसको बोलते हुए देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली द वे ही स्पोक टुडे, वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक कट्टर गंदी जहनियत का हिंदू, आई एम सॉरी टू से यूजिंग दीज वर्ड्स, बट यस ही डिज़र्व्स दैट। ये आप कह सकते हैं कि जितना इसका कद है 1-1.5 बालिश का, शायद उससे भी एक लिहाज से नीचे आ गया। बट एट द सेम टाइम आई वुड से, जब उस दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान के जितने भी सफारतकार हैं या ओवरऑल अगर किसी जगह भी कोई बात करते हैं, एक ग्रेस के साथ देखते हैं, डिप्लोमेटिक नाम्स को वो साथ लेके चलते हैं। ठीक। एंड अनलाइक दैट कि भाई आप सोचें, एक ऐसे मुल्क में हमारा वज़ीर ख़ारजा गया हुआ है जो कि वहाँ का मेज़बान है, और अभी तक वहाँ पे कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं, एंड द वे ही कंडक्टेड दिस प्रेस ब्रीफिंग, मैं उसको सुना एंड आई वाज रियली स्टन्ड, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। भी अगर फॉरेक्स रिजर्व हमारे हैं भाई, दिस इज पाकिस्तान, हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दिस इज आवर रिस्पांस। इस तरीके से बायलैटरल इश्यूज के अंदर जाके और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना, जाहिर है कि ये फोरम नहीं था और वो उनके शान शान भी नहीं थी किसी भी वजीर खारजा के। एक छोटे से ब्रेक की मुझे कॉल है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जी। डॉक्टर जमील साहब, अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सिफारतकारी का क्या तकाजा है? फिर दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ
सेगमेंट से इसके ऊपर तनकीद भी हो रही थी। इस दौरे के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन हमेशा जो है अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। इवन जो नेशनल इतना बड़ा कॉज होता है, या कम से कम हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर एक हम आहंगी ज़रूरी नहीं है कि हम आहंगी हो हमारी सोच में, कौमी सोच में, इंतहाई ज़रूरी है। और दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में ऐसा होता हो। अमेरिका में खास तौर पर अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका बाहर जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई ऐसा सवाल नहीं उठाती है जो कि मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लिहाजा हमारे यहाँ भी जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाता है या कोई और मिनिस्टर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, तो उस वक्त उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए उस हवाले से। तो ये तो बात दुरुस्त है कि अपोजिशन पार्टी, पहली तो बात ये है कि कोई प्लेटफॉर्म मल्टीलैटरल का हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हर मल्टीलैटरल फोरम पर अगर आज हमारी नुमाइंदगी वहां ना होती और फॉरेन मिनिस्टर वहां ना होता हमारा, तो हमारी नुमाइंदगी ना होती और जो बात फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में की वो बात कोई दुनिया नहीं सुन सकती थी। लिहाजा फॉरेन मिनिस्टर ने अपने जचे तुले अल्फाज में, और जो पाकिस्तान का एक वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी अपनी जिस अंदाज में पेश करता है वो शाइस्ता और डिप्लोमेटिक आदाब के तहत करता है, तो हमने वो किया। दुनिया इसको देखती है, दुनिया विटनेस करती है। हम कोई इस किस्म का एजेंडा लेके नहीं चल रहे होते कि पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हम अपने वोट्स इसलिए हासिल करें कि हम इंडिया बैशिंग करें या किसी और मुल्क की बैशिंग करें। तो लिहाजा ये एक मैच्योर तरीका है, इस मैच्योर तरीके को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन को प्रॉब्लम ये है कि मईशत के सिलसिले में एक यकसुई होनी चाहिए तमाम पार्टीज की, और फॉरेन पॉलिसी को तो खास तौर पे यकसुई होनी चाहिए कि उससे मुल्क की मफाद जुड़े हुए हैं। और अगर फॉरेन पॉलिसी आपकी सही और मुस्तहकम राह पर हमवार नहीं है, तो उस सूरत में आपके बाकी तमाम अवामिल, चाहे वो मईशत हो या चाहे समाजत हो, चाहे बायलैटरल रिलेशन हो या मल्टीलैटरल रिलेशन हो, उस पर यकीनन फर्क पड़ता है। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये कि हम जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर या कोई और ऐसी मुल्क की नुमाइंदगी होती है बाहर, तो उस वक्त हमें जरा इज्तनाब करना चाहिए ऐसे मामला से जो कि उस तमाम मामले को, उस तमाम काज को, यानी इस विजिट का एक काज था तो उस काज को डिल्यूट कर दे, उस काज को मद्धम कर दे। तो ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जी असद महमूद साहब, आपका इसके ऊपर क्या टेक होगा? एक नेशनल जो पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारी अपनी जो सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन और इस नेशनल कॉज को लेकर एक पॉलिसी को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है? समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम सबको एक होना चाहिए। जहाँ अगर पाकिस्तान के मफाद की बात होती है, पाकिस्तान से किसी भी पार्टी की अगर कोई हुकूमत हो और वहाँ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुल्क से बाहर जाता है, तो वी नीड टू एक्ट वेरी मेच्योरली, और बड़ा हमें तहम्मुल के साथ और उसको बैकिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वाई इट इज़ सो? बिकॉज जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल वो एक प्लेटफार्म पे होंगी, अगेन चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, इवन चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया मैं आपसे कहूँ, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर उस वक्त हमें यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कोहेसिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मेरा ख्याल जमीर साहब ने बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपको सामना एक बहुत छोटे मुल्क से हो, बहुत छोटे दिमाग के लोगों के साथ हो, जो कि मुनाफिक भी हों, दोगले भी हों, मजहबी जुनूनी भी हों, और टेररिज्म की इंतहा की उन्होंने इस पूरे रीजन के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, पाकिस्तान के साथ देखिए जो कुछ हुआ एक लिहाज से, तो मेरा ख्याल है ऑन दैट अकाउंट वी हैव टू टेक ऑन इंडिया एट एवरी पॉसिबल फोरम। हमें किसी तरह उनसे किसी तरह का कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है बिल्कुल, आप बड़ा केयरफुली बोलते हैं, डिप्लोमेटिक हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो बड़ा बेहतर तरीके से कंडक्ट करते हैं, बड़ा बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं। बट अगर इंडिया की बात आती है, इमेजिन करें ना कि अगर जयशंकर जैसा शख्स अगर इस तरह की बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकता है, इस तरह की बेहुदा इल्ज़ामात लगा सकता है बीइंग होस्ट, तो आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक, किस पस्ती तक ये लोग गिर सकते हैं। सही, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फिर हमारे ऊपर मेरा ख्याल लाजम आता है सही कि जिस तरह की वो बात होती है हमें उसी तरह का उसको जवाब देना हमारे लिए लाजम हो जाता है। ठीक,
जमील साहब, बात यह है कि बिलावल साहब ने वहाँ पे जाके जो बात की उसकी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भी उनके स्टेटमेंट की बड़ी पजीराई है जो इस वक्त बात की जा रही है। कश्मीर के हवाले से जो दो टोक मौक़िफ़ है इस पे बात की, और स्पेशली G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में होना जो है इसके ऊपर कहा कि ये भारतीय तकब्बुर का निशान है, उसकी अलामत है, इसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा 30 सेकेंड्स में इसके ऊपर कॉमेंट कर दें प्लीज़। G20 का तो एक इंडिया ने जो ड्रामा रचाया और उसने एक अपनी मक्कारी के तहत वर्किंग ग्रुप की एक वहाँ मीटिंग रख ली, ये दुनिया को बावर कराने के लिए कि ये इलाका जो है बस अब हमने अगस्त में अपना आर्टिकल जो एब्रोगेट किया उसके बाद ये बस हमारा। और आज भी जयशंकर ने ये बात की है कि मकबूजा कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये आज ही बात की है उसने। तो इस तमाम चीजों को वो एक मक्कारी के तहत मामले को आगे लेके चल रही हैं। हमारा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि ये इंटरनेशनल, देखिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े क्लियरली कहा है गो के नाम नहीं लिया जा सकता था एससीओ पर, तो उन्होंने नाम हम नहीं लिए। इस पे बहुत ज्यादा जितनी गुफ्तगू करें कम है इस मामले के ऊपर, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर, असद महमूद साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।